हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिल पाटीदार। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत, जो कि हमारा सब्जेक्ट है नागरिक शास्त्र। तो नागरिक शास्त्र में हम लोग क्या चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे थे, या कौन सा अध्याय हम लोग कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे अध्याय नंबर 5 की, जिसका नाम है न्यायपालिका। और न्यायपालिका के अंतर्गत कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज बारी आती है एक नए टॉपिक की, जिसका नाम है विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं। दोस्तों, जब बोला जाता है ना कि विधि का मतलब होता है कानून। हम लोगों ने अक्सर पूछा ना, हम लोग अक्सर सोचते ना कि विधि का विधान का मतलब ये होता है कि विधि का विधान का मतलब है कि कानून की शायद यही इच्छा है या कानून में यही लिखा होगा। तो विधि का मतलब दोस्तों कानून होता है। तो इसका मतलब कानून की शाखाएं कौन कौन सी, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। और जनरली दो ही शाखाएं इस्तेमाल की जाती है, जिसका नाम है, एक का नाम है फौजदारी कानून और एक का नाम है दीवानी कानून। आइए समझते हैं इन दोनों कानूनों को एक एक करके। छोटा सा टॉपिक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। मतलब आपको ये समझना चाहिए कि आपके साथ अगर मान लो किसी भी प्रकार का कोई उल्लंघन हुआ है आपके अधिकारों का, या कोई दूसरा मामला है, तो आपको किस मामले में कहाँ जाना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है, छोटे छोटे विवाद में हम लोग पुलिस स्टेशन चले जाते हैं, लेकिन हर एक विवाद में पुलिस स्टेशन नहीं जाया जा सकता। कुछ विवाद ऐसे होते हैं जिसको डायरेक्ट अदालत में आप कार्यवाही के लिए जा सकते हैं, या कुछ विवाद ऐसे होते हैं जिसमें पहले पुलिस में जाया जाता है, उसके बाद ही अदालत जा सकते हैं। तो कौन से ऐसे मामले हैं जिसमें हमको पहले पुलिस के पास जाना चाहिए, और कौन से ऐसे मामले जिसमें हम लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या दूसरी निचली अदालत में जा सकते हैं? तो आइए समझते हैं इन दोनों प्रकार के कानूनों की बात। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कानून के प्रकार की। कानून के प्रकार की बात करूं, जैसे फॉर एग्जाम्पल दहेज हत्या। दहेज में जो हत्या होती है, जैसे हमने इसी लेक्चर में एक बार अभी चर्चा की थी सुधा के मामले की। सुधा का मामला क्या था कि सुधा को उसके घर वालों ने दहेज प्रताड़ना के चक्कर में उसको उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल करके उसको जला दिया था, जो कि बहुत ही दुखद घटना थी दोस्तों। अब इसमें क्या, ये दहेज प्रताड़ना के जो केस है, इसमें हत्या करना, चोरी करना, ये सारी चीज़ें आपराधिक मामले आते हैं। तो आपराधिक मामला अगर कोई है तो उसको हम लोग बोलते हैं या तो आपराधिक या फौजदारी कानून का उल्लंघन है। फौजदारी कानून का मतलब होता है क्रिमिनल केस। तो फौजदारी कानून का उल्लंघन किया, इसका मतलब आपने कोई ना कोई अपराध किया, जैसे चोरी करना, जैसे हत्या करना, जैसे मारपीट करना, है ना, जैसे दहेज प्रताड़ना करना। ये सारी की सारी चीज़ें आती है आपकी फौजदारी कानून में। लेकिन उसके अलावा मान लो फॉर एग्जांपल ज़मीन का मामला आ गया, किसी ने आपकी ज़मीन छीन ली हो, या फिर आपको किराए से संबंधित कोई मकान मालिक से कोई झगड़ा हो रहा है, तो छोटे मोटे झगड़ों के चक्कर में हम लोग सीधे जो है आपको ये क्रिमिनल केस में नहीं आता, आपराधिक केस में नहीं आता है। यानी मकान मालिक से होने वाला झगड़ा आता है आपका सिविल कानून में आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं दीवानी मामला। इसके अलावा विधि व्यवस्था दीवानी यानी सिविल लॉ से संबंधित मामले भी देखती है, जिसे सिविल लॉ कहा जाता है। तो दो चीज़ें हमारे पास में, एक एक करके दोनों में डिफ्रेंशिएशन समझते हैं, क्या दोनों में अंतर होता है, इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि प्रोसीजर क्या है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों फौजदारी कानून की। फौजदारी कानून या फौजीदार कानून जो होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई जब मान लो ऐसा व्यवहार, ये ऐसे व्यवहार से संबंधित है जिन्हें कानून में अपराध माना जाता है। जैसा कि मैंने अभी यहाँ पर कहा आपको कि जो आपराधिक मामला है, फौजदार कानून है, इसमें क्या होता है कि जब भी कोई क्राइम होता है, अपराध होता है, तो अपराध में क्या क्या डाला गया, जैसे ऐसे व्यवहार जिन्हें कानून में अपराध माना जाता है। कानून में अपराध माना जाता है कहाँ पर? आईपीसी की धाराएं लगती है दोस्तों, इंडियन पीनल कोड समझते हैं आप लोग। हमारे इंडिया में आईपीसी चलता है, इसको बोलते हैं भारतीय दंड संहिता। इसमें अलग अलग धाराओं में अलग अलग प्रकार के अपराधों की श्रेणियां बनाई गई है कि धारा इतनी में कौन सा अपराध है, धारा 302 के तहत कौन सा, धारा 376 के तहत कौन सा। तो ऐसे अलग अलग अपराधों के बारे में अलग अलग धारा यहाँ पर दी हुई है। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो भारतीय कानून के अंतर्गत अपराध माना गया है, ऐसा व्यवहार अगर कोई करता है तो उस व्यक्ति के ऊपर फौजदार कानून लगता है। तो फौजदार कानून में क्या होता है, इसे हम लोग बोलते हैं आपराधिक कानून, या इसे हम लोग बोलते हैं क्रिमिनल लॉ। तो वो व्यक्ति इन कानूनों का उल्लंघन करता पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कोई व्यक्ति चोरी करता है, तो चोरी के बारे में भी आईपीसी में लिखा गया कि यदि कोई व्यक्ति चोरी करता है तो तुरंत पुलिस स्टेशन में जाकर के आप अपनी एफआईआर फाइल करें। क्या चोरी होने पर सीधा हम लोग जज साहब के पास जाते हैं क्या? आपने अक्सर सुना होगा कि चोरी की जब भी होती है, जब भी कितने ही वाकया हम लोगों ने पढ़े हैं, जब भी कोई चोरी होती है तो सबसे पहले इंसान कहाँ जाता है? सबसे पहले इंसान पुलिस स्टेशन में जाकर के चोरी की रिपोर्ट करवाता है। फ़र्ज़ करो कि आपका मोबाइल चोरी हो गया,
आपका मोबाइल चोरी होने पर आप क्या करोगे? सबसे पहले पुलिस में रिपोर्ट करोगे ना, कि सीधा जाकर के सुप्रीम कोर्ट में जाके बोलोगे कि भाई साहब मेरा मोबाइल चोरी हो गया, दिला दो? पॉसिबल नहीं है। तो जिन जिन अपराधों को कानून में अपराध माना जाता है, अगर वो अपराध ऐसा व्यवहार कोई व्यक्ति करता है तो उसे बोलते हैं फौजदारी कानून या फौजीदार कानून का उल्लंघन। तो ये फौजीदार कानून का उल्लंघन करने पर किसी व्यक्ति को जेल हो सकती है, किसी व्यक्ति को जुर्माना हो सकता है। अब प्रोसीजर क्या है वो प्रोसीजर भी समझ लेते हैं। और मैंने इसमें कुछ एग्जाम्पल डाले, जैसे चोरी, दहेज प्रताड़ना या किसी की हत्या करना, ये सारी चीज़ इसमें आएगी। और बहुत सारे केसेस होते हैं दोस्तों, अपराध तो आप समझते हैं बहुत सारे अपराध होते हैं। तो फौजीदार कानून के तहत प्रक्रिया क्या है? सर्वप्रथम सूचना रिपोर्ट अर्थात एफआईआर दर्ज की जाती। सबसे पहले आपको पुलिस स्टेशन जाना होगा। पुलिस स्टेशन जाकर के आपको सबसे पहले प्रथम सूचना रिपोर्ट, जिसको इंग्लिश में कहते हैं FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन देनी होगी पुलिस को कि क्या अब पुलिस FIR में क्या क्या लिखता है, उसकी भी हम लोग चर्चा करने वाले कि FIR में होता क्या क्या है। FIR में एक्चुअली जो है पुलिस हो या जो पुलिस जो वहाँ पर पुलिसमैन होता है जो FIR लिखता है वो करता क्या, इसको भी हम लोग समझेंगे कि FIR में किन किन चीज़ को मेंशन किया जाता है। फिलहाल ये समझिए कि सबसे पहले आपको क्या करानी पड़ेगी, FIR। अक्सर ये लोग समझते हैं कि भाई FIR कहीं भी किसी भी पुलिस थाने में जाकर कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपका घर जिस क्षेत्र में पड़ता है उस क्षेत्र के दायरे में एक पुलिस थाना जरूर होगा। तो जिस पुलिस थाने के दायरे में आपका एरिया आता है, आप केवल चोरी की रिपोर्ट उसी पुलिस थाने में करवा सकते हो। कुछ अपराध ऐसे हैं जिसमें दूसरी जगह भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर अपराधों में अपराध जिस स्थान पर हुआ है उस स्थान के आसपास जो भी पुलिस स्टेशन पड़ता है, सबसे नियर बाय पुलिस स्टेशन में जाकर के आपको रिपोर्ट करना पड़ेगी। सबसे पहले पुलिसमैन जो होते हैं, जो SI होते हैं, सब इंस्पेक्टर होते हैं, वो क्या करते हैं, आपकी रिपोर्ट लिखते हैं। रिपोर्ट लिखने के बाद वो आपका नाम लिखते हैं, आपका नाम, स्थान, समय, चोरी का समय लिखते हैं। उसके बाद अगर आपको किसी पे शक है तो उसका नाम, उसका पता अगर आपको पता है तो वो भी लिख देंगे। उसके बाद क्या होता है, आपको एक रिपोर्ट की कॉपी थमा देंगे कि भई आप कॉपी ले लो, आपकी रिपोर्ट हो चुकी है। जैसे ही हमें कोई चोर पकड़ा जाता है या ऐसा कोई सामान जो आप बता रहे हैं अपने विवरण में कि आपका ये सामान चोरी हुआ है, अगर हमें सामान मिल जाता है तो आपको सामान वापस दे दिया जाएगा और साथ ही वो जो चोर पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अब दोस्तों ऐसा नहीं होता है कि भाई आपका सामान मिल गया तो आप सामान लेके चले गए और चोर को भी छोड़ दें। चोर को नहीं छोड़ा जाता, उसने तो अपराध किया ना, तो आपको अपना सामान तो मिल जाएगा, लेकिन साथ ही साथ उस चोर ने अपराध किया है तो उसके ऊपर आपराधिक प्रक्रिया चालू होगी और ऐसे में उस चोर को भेजा जाएगा कहाँ, अदालत के सामने, और अदालत उस चोर को सजा देगी या जुर्माना, तथा सजा और जुर्माना दोनों दे सकता है। तो उसमें होता क्या है, इसके बाद पुलिस अपराध की जांच करता है। अच्छा, पुलिस ये भी जांच करती है कि आप सही तो बोल रहे हो, झूठ तो नहीं बोल रहे हो। पता चला कि आपके घर में से चोरी हुई और 10,000 रुपये गायब हो गए, लेकिन आप लिखा रहे हो कि सर मेरे यहाँ से 1 लाख रुपए गायब हो गए, ज्वेलरी चोरी हो गई। अब पता चला कि चोर मिल गया, उसने बोला कि सर खाली 10,000 रुपये चोरी किए थे, ये तो इन्होंने झूठ बोला है। तो कई बार क्या होता है, FIR में आपको सही सही रिपोर्ट बतानी होती है, तो हो सकता है कि गलत रिपोर्ट देने पर या गलत सूचना देने पर आपके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। तो कुल मिलाकर के अगर वाकई में चोरी हुई है तो उतनी ही सूचना दे जितनी वाकई में आपके साथ हुआ है। या कोई दहेज प्रताड़ना का केस है, जैसे कि सुधा वाला केस हम पढ़ चुके हैं। दहेज की मांग करना या दहेज लेना और देना दोनों की दोनों इस देश में इलीगल करार दे दिया गया है, या दहेज की मांग करना भी इस देश में इलीगल करार दे दिया गया। अगर कोई व्यक्ति या कोई दूल्हे के परिजन अगर दहेज की मांग करते हैं तो ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। ऐसे में आप कंप्लेन कर सकते हैं उस व्यक्ति के खिलाफ, पूरे परिवार को जेल हो सकती है दोस्तों। तो दहेज को बहुत सेंसिटिव माना गया है, क्योंकि इस देश में बहुत सारी जो महिलाएं हैं उनको दहेज के चक्कर में प्रताड़ित किया गया, यहाँ तक कि जला करके मार भी दिया गया है, जैसे कि सुधा के केस में हमने पढ़ा था। तो जैसे ही पुलिस जांच करती है और पाती है कि वाकई में इस व्यक्ति के साथ गलत हुआ, उनको ऐसा लगता है कि सामने वाला व्यक्ति उसने अपराध किया है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ चार्जशीट फाइल करती है और उसको गिरफ्तार करके गिरफ्तारी के बाद तुरंत कहाँ भेज देती है, 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। दोस्तों हम लोग आर्टिकल 22 की भी बात करेंगे। आर्टिकल 22 बड़ा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो कोई भी हो, चाहे अपराधी क्यों ना हो, अपराधी को देखिए 2 चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगी। एक होता है अपराधी, एक होता है दोषी। अपराधी का मतलब वो होता है जिस पर अपराध होने की शंका है, यानी जिस पर आशंका लगाई जा रही है कि शायद इसने अपराध किया होगा, तो पुलिस शक के आधार पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है। लेकिन हो सकता है भाई उसने ना किया, ये तो शक है क्योंकि सामने वाले आदमी ने रिपोर्ट की है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को आप मैक्सिमम 24 घंटे तक ही ऐसा शक के आधार पर रख सकते हो, क्योंकि भाई उसका भी मौलिक अधिकार है, और गलती से अगर आपने किसी इनोसेंट व्यक्ति को पकड़ लिया तो फिर वो गलत होगा। ऐसे में न्यायपालिका बड़ी सख्त इस पर रहती है, और भारतीय संविधान में आर्टिकल 22 में लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर
मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। तो कितनी अच्छी प्रोसीजर है। अब मान लो उस अपराधी को पकड़ लिया पुलिस वालों ने और गिरफ्तार कर लिया, तो विदिन 24 आवर 24 घंटे के अंदर ही उसको मजिस्ट्रेट के सामने चार्जशीट फाइल करनी पड़ेगी। और मजिस्ट्रेट क्या करते हैं, उनको जो जज साहब होते हैं वो देखते हैं सबूत है कि नहीं है, सबूत के हिसाब से उसको फैसला सुनाते हैं ताकि किसी का भी अधिकार का उल्लंघन न हो। कई बार क्या होता है, हर रोता हुआ आदमी सच बोले ज़रूरी नहीं, इसलिए अक्सर क्या होता है पुलिस वाले के पास जब भी कोई जाते हैं रिपोर्ट लिखवाने तो ऐसा फेस बना के जाते हैं, बिल्कुल ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे यही इनोसेंट है, बाकी दुनिया में सब क्रिमिनल है, ऐसा होता है। लेकिन पुलिस इस चीज़ को बिल्कुल नकारती है और साथ ही साथ जज साहब भी इस चीज़ को नकारते हैं। वो मान के चलते हैं कि जब तक सबूत आपके खिलाफ नहीं तब तक आप दोषी नहीं है। तो कोई अपराधी दोषी कब कहलाएगा, जब न्यायपालिका यानी जज साहब उसको दोषी करार दे दे, तब वो दोषी होगा, तभी उसको जेल होगी या उसको जुर्माना होगा, जो भी कानून में लिखा होगा, या जेल प्लस जुर्माना दोनों भी हो सकते हैं दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। तो दोषी पाए जाने पर जेल तथा जुर्माना या दोनों भी हो सकता है। केस फाइल होगा, अदालत में सुनवाई होगी, अदालत में सुनवाई बहुत ज़रूरी है, सीधे पुलिस जो है उसको सज़ा नहीं दे सकती। तो आपसे अगर पूछे कि क्या पुलिस किसी अपराध की सज़ा दे सकती है, तो पुलिस किसी भी अपराध में सज़ा नहीं दे सकती। पुलिस को दोषी करार देने का कोई अधिकार नहीं है, केवल FIR लिखने, जांच करने, गिरफ्तारी करने और अदालत तक उसको सम्मुख ले जाने का काम पुलिस का होता है, बाकी दूसरा काम नहीं होता, बाकी काम जज साहब का होता है। बात करते हैं अब दीवानी कानून की। अभी फौजीदार कानून तो आपको समझ में आ गया होगा, जिसको हम लोग क्रिमिनल लॉ कहते हैं। ये क्रिमिनल लॉ में आपको प्रोसीजर समझ में आई, सबसे पहले FIR दर्ज करनी पड़ेगी, तो वो क्रिमिनल हो गया। अब यहाँ देखना थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है, इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से है। किसी व्यक्ति विशेष के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है या उसके अधिकार की अवहेलना हुई, कोई आप मान लो किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार छीना गया हो, छोटे मोटे अधिकार की बात कर रहा हूँ मैं, जो या तो मौलिक अधिकार है या कोई संपत्ति का अधिकार, जो भी अधिकार छीना गया हो, तो उसके अधिकार का उल्लंघन हुआ तो वो व्यक्ति क्या कर सकता है, तो वो व्यक्ति न्यायालय के पास जा सकता है। तो ऐसे अधिकार का उल्लंघन होना सब दीवानी कानून के अंतर्गत आता है। जैसे कैसे, जैसे मान लो जमीन की बिक्री से संबंधित विवाद हो गया, किसी व्यक्ति की जमीन इलीगल तरीके से किसी और ने बेच दी, या उस व्यक्ति को उसका पैसा नहीं मिला और जमीन भी किसी ने फर्जी तरीके से नामांतरण करवा लिया। होता है ना, अक्सर मूवीज़ में देखते हैं कि कुछ भू माफिया होते हैं जो फर्जी डॉक्यूमेंट लगा करके किसी व्यक्ति की ज़मीन छीन लेते हैं। तो ऐसे ज़मीन माफिया दोस्तों वास्तव में हैं, बहुत सारे शहरों में बहुत सारी ज़मीनों पर कब्जा कर लेते हैं और इतने फेक डॉक्यूमेंट लगा देते हैं कि ये हमारे देश के कानून व्यवस्था को भी जो है मतलब बेवकूफ़ बना करके आगे निकल जाते हैं। सोचो कितना दिमाग होगा इन लोगों के पास। ऐसे में जो निरीह और जो इनोसेंट व्यक्ति होता है उसका क्या होगा बेचारे का, तो वो क्या कर सकता, वो फाइल कर सकता है ना केस, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो अभी भी उसके पास में है। तो कहीं ना कहीं ज़मीन की बिक्री का या कोई चीज़ों की खरीदारी का बात हो गया, मान लो आपने कोई चीज़ ऐसी खरीदी जिसमें आपको सामने वाले दुकानदार ने आपको चीज़ सही नहीं दी, जो जिस बात की वो वारंटी गारंटी दे रहा था वैसी नहीं दी, या फिर आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीदा जिसकी एक्सपायरी डेट आ गई और उसने एक्सपायरी वाली चीज़ आपको दे दी, तो आप चाहे तो कंज्यूमर फोरम में फ़ोन लगा करके उस पर केस कर सकते कि भाई इन्होंने मुझे ख़राब चीज़ दे दी। स्वस्थ रहने का अधिकार हमने पढ़ा था, अभी हमने वो हकीम शेख की कहानी सुनी थी ना। हकीम शेख की कहानी में क्या बोला था सुप्रीम कोर्ट ने, आर्टिकल 21 में बताया था कि स्वस्थ रहने का अधिकार भी हमारा अधिकार है। अगर आपको दोस्तों कोई दुकानदार अगर एक्सपायर डेट वाली कोई प्रोडक्ट आपको पकड़ाता है तो आप उस कंपनी और दुकानदार दोनों के खिलाफ केस कर सकते हो, क्योंकि आपको एक्सपायरी डेट की चीज़ पकड़ाना यानी किसी कस्टमर को एक्सपायरी डेट की चीज़ नहीं दे सकते पहली बात तो। इसलिए पहले तय कर ले कि जो भी चीज़ खरीदे, आज के बाद जब भी कोई चीज़ खरीदे तो पहले चेक कर ले कि उसकी एक्सपायरी कितनी है, क्योंकि हो सकता है कि हम जल्दबाजी में क्या होते देखते भी नहीं प्रोडक्ट को, खास करके वो प्रोडक्ट दोस्तों जिसका संबंध हमारे सीधा भोजन ग्रहण करने से हो। कई बार बहुत सारे पुराने जूस के पैकेट होते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि जल्दबाजी में, अब छोटा सा पैकेट होता है, कौन देखता है उसके नीचे काले अक्षर में लिखा होता है एक्सपायरी डेट, और कभी कभार वो भी मिट जाती है, लेकिन हम लोग दोस्तों के साथ होते हैं तुरंत स्ट्रॉ डाला और पी गए, उसको फेंक दिया। कभी भी हम लोग ये नहीं देखते कि वो एक्सपायरी थी कि नहीं थी। हो सकता है वो प्रोडक्ट आपके पेट में जा करके वो डाइजेशन संबंधी प्रॉब्लम क्रिएट कर दे, या हो सकता है स्वास्थ्य संबंधी कोई नई बीमारी आ जाए, तो उससे अच्छा है कि आप वो चेक कर लें। तो अगर ऐसा भी कुछ होता है ना चीज़ों की खरीदारी संबंधित, तो भी वो मामला दीवानी कहलाएगा। साथ ही साथ कोई किराए का मामला हो, फॉर एग्जाम्पल मान लो आप किसी के यहाँ किराए से रह रहे हैं, मकान मालिक प्रताड़ित कर रहा है आपको, या हो सकता है जैसे कि कोरोना काल में दोस्तों बहुत ज़्यादा हुआ था कि बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई थी। ऐसे में क्या हो रहा होगा कि बहुत सारे लोग किराया नहीं दे पा रहे होंगे, और इसी बीच मोदी साहब ने भी बोला था कि कोरोना का काल चल रहा है तो लोग एक दूसरे की मदद करें, और लोगों से अनुरोध है कि कम जो लोग किराए से रह रहे हैं उनका 1 आध महीने का किराया जो है माफ़ कर दे, ताकि उन लोगों के ऊपर ज़्यादा भार ना पड़े।
बहुत सारे लोगों ने माफ़ किया, बहुत सारे लोगों ने नहीं भी किया, बहुत सारे लोगों ने एक्स्ट्रा भी ले लिया। ऐसे में क्या होता है कि किराएदार से और मकान मालिक के बीच किसी चीज़ को लेकर विवाद हो जाता है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि मकान मालिक ही केवल क्रूर होता है, कभी कभार किराएदार ऐसा मिल जाता है कि मकान मालिक को परेशान कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस आए जहाँ पर किराएदार ने मकान में किराए से तो ले लिया, लेकिन न तो वो किराया दे रहा है और न ही वो मकान को छोड़ता है, और मकान मालिक को परेशान भी करना शुरू कर दिया, यानी कुल मिलाकर के उसके फ्लैट पर या उसके मकान पर कब्जा करने की कोशिश करा होता है। तो ऐसे केसेस भी जो होते हैं दोस्तों, ये भी दीवानी मामले में आते हैं। उसके अलावा तलाक वाला जो केस, जैसे किसी को तलाक लेना है, शादी होने के बाद हो सकता है पति पत्नी के बीच में अनबन हो या पति पत्नी के बीच में रिश्तों में दरार आ जाए, तो ऐसे में हमारे देश में तलाक जैसी व्यवस्था भी कि आप चाहें तो जरूरी नहीं कि शादी के बंधन में बंधकर जीवन भर आप बिता सकें। हो सकता है कि आपको आपके विचार नहीं मिल रहे हो, तो आप चाहे तो तलाक ले सकते हैं। तो तलाक वाला मामला, ये सारे के सारे मामले जो है दीवानी मामले में आते हैं। तो क्या दोस्तों, मैं अगर आपसे पूछूं कि ज़मीन से संबंधित मामला है या चीज़ों से खरीदारी का मामला है, किराया, तलाक, ये सारे मामले हैं, तो आपको यहाँ पर क्या पुलिस को जाकर के एफआईआर दर्ज करनी पड़ेगी? तो दोस्तों दीवानी मामले में आपको एफआईआर दर्ज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सीधे जाकर के कोर्ट में सीधा केस कर सकते हो वकील के थ्रू। क्यों? क्योंकि ये कोई आपराधिक श्रेणी नहीं है। जब आपराधिक आती है तो आईपीसी की धारा लगती है, तो ये अपराध में नहीं आता है, सिविल मामलों में आता है। तो होता क्या है, प्रभावित पक्ष की ओर से सीधे न्यायालय में याचिका दायर की जाती है। अब पुलिस का यहाँ बीच में, क्योंकि जांच करना वरना वो नहीं होगा इसमें अदालत बोलेगी तो बाद में जांच करवा सकती है पुलिस से, लेकिन फिलहाल में सीधा आपको एफआईआर की बजाय कहाँ जाना है? सीधा जाना आपको न्यायालय के पास में। मान लो किराए से संबंधित मामला है, एक एग्जाम्पल ले लो कि किराए से संबंधित मामला है, तो मकान मालिक और किराएदार दोनों मुकदमा दायर कर सकते हैं। कोई भी जिसके साथ गलत हो रहा है वो मुकदमा दायर कर सकता है। अब होता क्या है, अदालत इसमें किसी भी दोनों में से किसी एक पक्ष को राहत की व्यवस्था करेगी अगर उसके पास सबूत पाए गए। अगर आपने सबूत पेश कर दी कि आपके साथ गलत हुआ, तो न्यायालय क्या करेगी? राहत की व्यवस्था करेगी। इसमें दोस्तों सजा वजह नहीं देती है, सजा की बजाय वो क्या देती है? राहत की व्यवस्था कर देती है। तो राहत की व्यवस्था, जैसे मान लो कोई किराएदार बहुत महीनों से रह रहा है और किराएदार न तो मकान खाली कर रहा है और न ही किराया दे रहा है, तो अगर मकान मालिक वाकई में इनोसेंट है, वो प्रूफ कर देता है कि इन्होंने इतने महीने से किराया नहीं दिया और इनका रवैया भी ठीक नहीं है और थोड़ा सा इनका व्यवहार ठीक नहीं है, ये जो भी मान लो हो सकता है खाते पीते हो या जो भी गलत व्यवहार करते हो या चिल्ला चोट करते हो या माहौल ख़राब कर रहे हो, तो ऐसे में मकान मालिक तो चाहेगा ना कि उसके यहाँ उसके घर का माहौल जो है वो शांतिप्रिय रहे, और ऐसे किराएदार से वो निजात चाहता है। तो ऐसे में क्या कर सकता है, मान लो विवाद है, विवाद हो गया, तो अदालत क्या करती है? मकान खाली करने की का उसको आदेश दे सकती है कि आप तुरंत मकान खाली करें। अगर मान लो वो किराएदार मकान खाली करने से जज साहब की बात भी नहीं माने तो तुरंत पुलिस आकर के भगा देगी, क्योंकि जज साहब की बात को तो मानना पड़ेगा ना। अगर उसको भी डिनाई कर देता है तो फिर हो सकता है कि जुर्माना भी देना पड़े उसको, क्योंकि कोर्ट की बात की अवमानना नहीं कर सकते, कोर्ट ने बोला है तो काम करना पड़ेगा। और बकाया चुकाने का आदेश भी दे सकती है। भले आपके पास कितने पैसे हो, आप पुलिस को खरीद भी सकते हो, लेकिन अगर न्यायालय ने आदेश दे दिया तो फिर आप किसी को नहीं खरीद सकते। क्यों? क्योंकि आपको मिल गया न्याय और पुलिस सीधे जाकर के आपका मकान खाली करवा सकती है। तो कुल मिलाकर के बात सीधी सी समझ में आगे होगी। यहाँ ना तो एफआईआर है और ना ही जेल जैसी कोई बात है, यहाँ पर केवल राहत जैसी चीज़ है। अब तलाक वाले मामले में भी ऐसे ही होता है। मान लो किसी पत्नी को पति से तलाक चाहिए, बोलती रहती है कि भाई घरेलू हिंसा हो रही है, परेशान कर रहा है, मुझे तलाक चाहिए। ठीक है, तो न्यायालय उसको तलाक दे देती है और साथ ही साथ ये बोलती है कि महिला जो है वो डिपेंडेंट है, उसकी कोई नौकरी वगैरह नहीं है, इसको अगर आप छोड़ते हो, तलाक देते हो, तो ये अपनी जीविका कैसे गुजारेगी? तो ऐसे में उस पति की संपत्ति में से कुछ हिस्सा उसको महिला को राहत के रूप में दिया जाता है। तो ये सारा राहत व्यवस्था कौन कर सकती है? न्यायालय कर सकती है। तो कुल मिलाकर के फौजीदार कानून में जेल और जुर्माने की सजा है, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर राहत पैकेज जारी करती है और राहत उस व्यक्ति से दिलवाती है जो जिसने उल्लंघन किया है। तो है ना दोस्तों, दोनों कितने अलग अलग कानून। अब आपको तय करना है कि आपका जो मामला है, मान लो किसी मामले में आप फंस जाते हो गलती से, भगवान ना करे कि ऐसा कभी हो, लेकिन मान लो फॉर एग्जांपल फौजीदार में तो बहुत कम फंसते हैं, लेकिन ये तो बहुत सिंपल सी, ये बहुत लोगों के साथ होता है, अक्सर होता है, लेकिन जानने की ज़रूरत है। अगर मान लो आपके साथ ऐसा होगा तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप ये करेंगे कि सबसे पहले न्यायालय में याचिका दायर करें अगर दीवानी मामला है। लेकिन अगर आपको पता है कि ये फौजीदार के अंतर्गत आता है और आप सीधा वकील के पास गए, तो सबसे पहले वो बोलेगा कि एफआईआर दर्ज करो, ये क्रिमिनल केस है, ये सिविल केस नहीं है, मैं सिविल केस हैंडल करता हूँ। तो आप जाओगे, एफआईआर दर्ज करोगे, तो आपको समझ में आ गई प्रक्रिया क्या है। प्रक्रिया को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अक्सर लोग भूल जाते हैं कि करना क्या है।
कानून की समझ होना थोड़ा सा ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारी नासमझी का बहुत सारे लोग इसका दुरुपयोग कर लेते हैं, जैसे वकील कर लेते हैं, जैसे पुलिसमैन कर लेते हैं। तो हमारी जो है नासमझी का कानून की समझ नहीं है, उसका दुरुपयोग ना हो, उसके लिए हमें ये पढ़ाया जाता है ताकि हमें समझ में आ जाए कि इसमें क्या होता होगा। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों इस प्रकार हमने समझा कि कानून की जो 2 प्रकार है वो किस तरह से काम करते हैं। मुझे लगता है कि बहुत आसानी से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। दोस्तों अगर आपके हमारे वीडियो जो है सीक्वेंस में नहीं मिल रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो वेबसाइट है magnetbrains.com, आप वहाँ पर जा सकते हैं। magnetbrains.com आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुफ्त शिक्षा, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन से इंडिया का 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, जिस पर आपको कोई भी वीडियो देखने पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं लिया जाता। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट्स पर जाते हैं, आपको यहाँ पर वेबसाइट पर जाते हैं आपको यहाँ पर CBSE हिंदी मीडियम दिखाई देगा। इस CBSE हिंदी मीडियम पर आपको क्लिक करना है। CBSE हिंदी मीडियम पर आप जैसे ही जाओगे तो आपके पास ऑप्शन मिलेगा, ये देखो दिख रहा है आपको क्लास 12, क्लास 11th, 10th। इसमें आप क्लास 8 को सर्च क्लिक कीजिएगा। जैसे आप क्लास 8 पर जाते हैं आपके सामने क्लास 8 के सारे टीचर अवेलेबल होंगे। आपको करना कुछ नहीं है, इन सभी टीचर के नीचे रेड कलर में लिखा हुआ है वॉच नाउ। जैसे आप वॉच नाउ पर क्लिक करते हैं आपके सामने एक दूसरी विंडो ओपन हो जाएगी। ये दूसरी विंडो में आप क्या कर सकते हैं, इस दूसरी विंडो में आपको देखना है यहाँ पर कहाँ नीचे वॉच चैप्टर वाइज वीडियो। जैसे आप वॉच चैप्टर वाइज वीडियो पे जाएंगे यहाँ पर आपको मिलेगा यहाँ पर अलग अलग चैप्टर के विवरण, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट चैप्टर सब कुछ टॉपिक वाइज दिया हुआ है। जैसे आपने कोई चैप्टर क्लिक किया आपके सामने सीधा वीडियो चालू हो जाएगा। अब कितना आसान तरीका है, सीधा वीडियो देख सकते हैं। आपको जो चैप्टर पढ़ना है, हो सकता है कि क्लास में आपको कोई चैप्टर समझ में ना आ रहा हो या उसको दोबारा देखना है, तो तुरंत जाकर के यहाँ जाके सर्च कर लो, मिल जाएगा आपको। और जैसे चैप्टर देखा आपको चाहिए दूसरा चैप्टर, तो दूसरा सीरीज़ में बहुत सारे चैप्टर लगे हुए हैं। आपको पूरा कंप्लीट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो दोस्तों है ना एक कमाल का विकल्प जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुफ्त शिक्षा, जो क्लास 6 से क्लास 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में दी जाती है। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने अनुभव जरूर शेयर करें, और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।